नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर सुनील सुतार वृद्धजन मनोचिकित्सक है और आप वृद्धजन मानसिक रोगों के एक्सपर्ट है। वर्तमान में आप सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कार्यरत है। आप जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में डीएम है। आपको करीब 15 वर्षों का अनुभव है। आप मानसिक रोगों से जुड़े कई संगठनों में सक्रिय सदस्य भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, बुजुर्गों में किस तरह की मानसिक समस्याएं आम है और इनमें किन बातों की ध्यान रखने की जरूरत है? रेखा का यह सवाल आया है जी। बुजुर्गों के हम बात करें तो कई बार ये बड़ा मुश्किल होता है कि ये शारीरिक समस्या के लक्षण है या मानसिक समस्या के लक्षण है जी। जैसे कई बार हमने देखा है कि मन उदास हो गया, कमजोरी आ गई, थकान आ गई, चलने में दिक्कत आ रही है, तो हम जांच कराते हैं तो पता चलता है कि साहब ये तो यूरिन का इन्फेक्शन था जिसकी वजह से लक्षण आ गए। तो बुजुर्गों में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यदि हम तुलना करें युवा अवस्था से कि उनमें जो कई बार मानसिक के लक्षण होते हैं वो शारीरिक बीमारी के लक्षण होते हैं। हाँ, हालांकि कुछ ऐसे लक्षण आपको बताना चाहूँगा जो मानसिक रोगों के अंदर कॉमन हमको मिलते हैं वृद्धावस्था के अंदर, जैसे एकाकीपन, अकेलापन, नींद न आना या नींद अधिक आना, मन उदास रहना, चिड़चिड़ापन रहना, जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट आता था लोगों से बातचीत करने में, मिलने में, तो उनमें भी अब पहले की तुलना में इंटरेस्ट कम हो गया है। और घबराहट, बेचैनी, याददाश्त की समस्या, गुस्सा, ये सब लक्षण हैं। ये दर्शाते हैं कहीं ना कहीं जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित हुए हैं। यदि ये लक्षण इतनी मात्रा में हैं और कई दिनों से बने हुए हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई मानसिक रोग हो सकता है। चिकित्सक के मिलकर इनकी जांच करवानी जरूरी है। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डिमेंशिया और अल्जाइमर में क्या अंतर होता है? एक पाठक का ये सवाल आया है जी। हमने ये देखा है कि बुजुर्गों की जो आज के समय में पूरे संसार में एक सबसे बड़ी जो समस्या है उभर के आ रही है वो है डिमेंशिया, याददाश्त का खो जाना। जैसे मैं कहूँ कि याददाश्त काफ़ी बुजुर्ग करते हैं साहब, पहले की तुलना में अब कम हो गई है, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, एक आम बात है बुजुर्गों में होना। लेकिन यदि ये याददाश्त इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि पहले की तुलना में पहले पूरी दिनचर्या कर लेते थे, मार्केट में जाके सामान खरीद लेके आ जाते थे और बिल है उनका भुगतान कर लेते थे, अकाउंट का मैनेजमेंट कर लेते थे, और जो गृहिणी है वो सामान खाना बना लेती थी। तो अब यदि याददाश्त इन क्रियाओं के अंदर प्रभाव डालने लगे कि जो आपकी रोज़मर्रा की क्रियाएं हैं उनमें अफेक्ट आ जाए आपकी याददाश्त की वजह से, तो हमें समझना चाहिए कि ये डिमेंशिया के लक्षण हैं। यदि ये 6 महीने से ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंडिकेट कर रहे हैं कि अब डिमेंशिया की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम डिमेंशिया के कई सारे कारण होते हैं एक्चुअली, किसी में मेमोरी या याददाश्त कम हुई तो उसके कई कारण हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो अल्जाइमर रोग। तो अल्जाइमर रोग में क्या होता है, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन डिपॉजिट हो जाते हैं, एबनॉर्मल होते हैं वो, जैसे अमाउंट प्लाक, टैंगल्स, उसकी वजह से जो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर वो डैमेज हो जाते हैं। तो उन न्यूरॉन्स की वजह से जो मेमोरी बनती है और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी वजह से जो मेमोरी बनती है वो नहीं बन पाती है। तो जैसे मैं कहूँ कि ब्रेन था, उसके अंदर अमाउंट प्लाक और टैंगल डिपॉजिट हुआ, उसकी वजह से डैमेज हो गए और ब्रेन सिकुड़ गया, और उसकी वजह से यदि मेमोरी अफेक्ट हुई है और याददाश्त में कमी आई है तो जो डिमेंशिया आया है तो हम कहेंगे वो अल्जाइमर रोग के कारण है। तो कहने का मतलब जो डिमेंशिया है वो सिर्फ लक्षणों के आधार पे एक बीमारी है, और जो अल्जाइमर है वो जो अंदर ब्रेन के अंदर जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है वो बीमारी है। तो डिमेंशिया एक तो अल्जाइमर रोग के कारण होते हैं, उसके अलावा भी दूसरे कारण होते हैं, जैसे वैस्कुलर। मान लो किसी नस के अंदर खून रुका और उसकी वजह से जिस ब्रेन से हमें याददाश्त या दूसरी जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है, चीज़ों के नाम लेना, इन सब में इफेक्ट आया तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया हो जाता है। जैसे किसी को स्ट्रोक हुआ, लकवा मारा, उसके साथ साथ उसकी मेमोरी भी चली जाएगी, तब हम उसको कहते हैं वैस्कुलर डिमेंशिया। उसके अलावा लेवी बॉडी डिमेंशिया है और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, दूसरे प्रकार के भी डिमेंशिया है जिनके अंदर स्पेशली जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया तो व्यवहार के लक्षण ज़्यादा आते हैं याददाश्त की तुलना में। तो कहने का मतलब जो डिमेंशिया है वो तो एक हम कहें कि याददाश्त इतनी अफेक्ट कर गई कि अब उसकी रोज़मर्रा की क्रियाएं इफेक्ट हो रही है तो हम उसको डिमेंशिया कह देंगे। लेकिन उसका एक जो प्रमुख सबसे बड़ा कारण है वो है ब्रेन में एमाइलोइड प्लाक और टैंगल डिपॉजिट होना, और जिसको हम कहते हैं
एल्जाइमर रोग। बिल्कुल। तीसरा सवाल सुमन ने पूछा है, जो ये जानना चाहती है कि मानसिक समस्याओं का परमानेंट इलाज दवाइयों से मुमकिन है। जी बिल्कुल। देखिए क्या है कि कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जिनमें पूर्णतः मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है दवाइयों से और उसकी मेडिसिन भी बंद हो जाती है। जैसे हम कहें अवसाद, तो मेडिकल साइंस में ये देखा गया है जो अवसाद या डिप्रेशन की समस्या है ज़्यादातर मरीजों के अंदर, मैं कहूँ अप टू 80 to 90% पेशेंट के अंदर कि एक एपिसोड आया और एपिसोड के अंदर उन्होंने इलाज लिया और ठीक होके और 6 महीने से साल भर का कोर्स लिया और दवाई बंद हो गई। हाँ, भविष्य में संभावना रहती है कि दोबारा एपिसोड आ सकता है। तो कई बार ये होता है कि कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको क्रोनिक दवाई चलती है, तो जब लोग ये गलत मन में धारणा बना लेते हैं कि हमने एक दवाई ली तो हमारा जीवन भर ये इसके आदी हो जाएंगे या हमें डैमेज कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब दवाइयाँ जो होती है बिल्कुल एक विज्ञान के पूरे तथ्य पे आधारित होती है, इसकी स्टडी होती है, तो इसको सरकार प्रमाणित करती है, उसके बाद ही ये अपने मार्केट में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई नुकसान पहुंचा देगी। यदि ये बिल्कुल एक डॉक्टर की राय में देखरेख में ली जाए, सही मात्रा में ली जाए, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगी और हमें इस इलाज को लेना चाहिए यदि अवसाद या दूसरी मानसिक समस्याएँ हैं। बिल्कुल। अगला सवाल सुनील ने पूछा है, जो ये जानना चाहता है कि वृद्धावस्था में अवसाद के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। जी, वृद्धावस्था में मैं कहूँ सबसे जो कॉमन प्रमुख मानसिक कारण है वो है अवसाद। तो इसके अंदर जैसे सबसे प्रमुख कारण है इंटरेस्ट कम हो जाना। जो पहले की चीज़ों में इंटरेस्ट था, अब इंटरेस्ट कम हो गया। कई बार बुजुर्ग क्या होते हैं कि वो ये प्रकट नहीं कर पाते हैं कि मुझे मेरा मन आजकल उदास रहता है। वो ये डरते हैं कि मैं किसी को कैसे बताऊं और कैसे कहूं ये चीज़, लोग क्या सोचेंगे। तब कई बार क्या होता है उनको शरीर में यहाँ दर्द, कभी पीठ में, कमर में, हाथ में, सिर में, कई जगह अलग अलग जगह दर्द, जो हमारी मेडिकल साइंस से एक्सप्लेन नहीं हो पाता कि इतने हर जगह बॉडी में दर्द क्यों हो रहा है। तो हमें पता चलता है कि वो उसको अवसाद है, जिसके कारण मरीज कह रहा है मुझे यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, और अनिद्रा है, और जैसे घबराहट, बेचैनी, और कई बार तो क्या होता है पेशेंट के अंदर नकारात्मक थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं। जैसे भूख कम लगना है, ये भी एक लक्षण है। कमजोरी, अकारण कमजोरी महसूस करना, पहले फुल एक्टिव रहते थे साहब, एनर्जी फुल थी, आजकल ऐसी कोई शारीरिक बीमारी नहीं है फिर भी लगता है कि कमजोरी हो गई है, अकेलापन महसूस होता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इंडिकेट करते हैं अवसाद है। बिल्कुल। अगला सवाल एक पाठक ने पूछा है कि क्या सामाजिक जुड़ाव से मानसिक समस्याएं बुजुर्गों में ठीक हो सकती हैं। जी बिल्कुल। आम तौर पे ये देखा गया है कि जो अध्ययन भी हुए इसमें पता चला है कई बार बुजुर्ग, जैसे हम जानते हैं कि 60 साल पे रिटायरमेंट की एज होती है। रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, कुछ बुजुर्ग ये सोचते हैं कि अब तो आराम करने का समय आ गया, आराम करो। नहीं, हमें आराम नहीं करना है, हमें एक्टिव रहना है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, तीनों रूप से हमें एक्टिव रहना है। यदि हम सोशली एक्टिव नहीं रहेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और जो जितने भी पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी के अंदर कोई फंक्शंस हो रहे हैं छोटे छोटे, उन सब में पार्टिसिपेशन जरूरी है। यदि उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे तभी हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, और हमारा ब्रेन जितना एक्टिव रहेगा उसकी याददाश्त और जो दूसरे मानसिक रोग है उसमें न होने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी, कि वो नहीं आने देगी वो जो मानसिक समस्या को, यदि हम फुल सोशली एक्टिव रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें रिटायरमेंट के बाद भी सोशली एक्टिव रहना है अपने माइंड को स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल। हम देखते हैं कई फॉरेन कंट्रीज में आजकल डे केयर स्कूल्स के पास में ही ओल्ड एज होम्स बनाए जाते हैं, या फिर जो वृद्धाजन है उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी बच्चों की एक्टिविटीज़ को साथ में लेके किया जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर जो नई नई थेरेपीज़ आ रही है, जैसे पेट थेरेपीज़ हो गई, गार्डनिंग थेरेपीज़ हो गई, उससे भी जो बुजुर्गों का माइंड है उसको रिलैक्सेशन मिलता है? जी बिल्कुल। अब हम बात करें कि बुजुर्ग अवस्था में जब आप अकेले रह जाते हो, स्पाउस की डेथ हो गई या जो अपने फ्रेंड से उनकी डेथ हो गई, आप अकेले पड़ गए, तो हमें किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी से कनेक्ट करना पड़ेगा जो हमें प्लेजर दे और हमें एक कनेक्टिविटी दे। तो वो डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे आपने बताया पेट थेरेपी है, यदि किसी को पसंद है पेट पालना तो डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड थिंग। किसी को पसंद है कि मैं गार्डनिंग करूं तो आप गार्डनिंग करिए। किसी को पसंद है कि मैं रोज़मर्रा की घर की एक्टिविटी है जैसे दूध लाना या दूसरी एक्टिविटी है मैं वो करूं, तो उस एक्टिविटी में इंगेज हो जाइए। किसी को ऐसा लगता है कि मैं जो घर के फंक्शंस होते हैं छोटे छोटे उसमें मैं पार्टिसिपेट में खुद जिम्मेदारी लेके मैं करूँ, तो आप उसको करिए। कहने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट जो भी फिजिकली एक्टिव हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर आप चूज़ कर लीजिए मेरे को ये अच्छा लगता है और आप उस एक्टिविटी में इंगेज होइए। जितना हम उन एक्टिविटी में इंगेज होंगे तो उससे हमारी नींद और दूसरी जो माइंड की समस्याएं उनका भी समाधान होगा।
बिल्कुल। अगला सवाल केसर ने पूछा है, जो ये जानना चाहती है कि किस तरह की जीवन शैली मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, जो हेल्थ की डेफिनेशन है स्वास्थ्य की, उसमें फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग को डिफाइन किया गया। तो हमें तीनों रूप से हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हम यदि फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो शुगर, बीपी, तो दूसरी जो शारीरिक समस्याएं हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, हम मेंटली एक्टिव नहीं रहेंगे तो मेमोरी डाउन हो जाएगी। ठीक है, और यदि हम मेंटली एंड सोशली एक्टिव नहीं रहेंगे, जैसे कई बार क्या होता है कि बुजुर्ग हमारे पास साहब नींद नहीं आती, तो हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि साहब पूरे दिन बिस्तर पे आराम करते हैं और फिर कहते हैं रात को नींद नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम पूरे दिन बिस्तर पे लेटे रहेंगे तो जो थकान होनी चाहिए वो जनरेट नहीं होगी। जो नेचर ने नींद इसलिए बनाई है कि जो बॉडी मेंटली और फिजिकली जो थकान होती है उसको दूर करने के लिए। तो हम उनको, बुजुर्गों को बताते हैं कि आपको दिन में फिजिकली एक्टिव रहना है। दिन में 1 घंटे ज़्यादा बिस्तर पे बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फुली एक्टिव रहना है ताकि नेचुरल नींद रात को आपको आए। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि आजकल जो एक जनरेशन गैप आ गया है, कई बार बुजुर्ग अपनी फीलिंग्स इसलिए नहीं बता पाते, उन्हें लगता है कोई हमारी बातों को समझेगा नहीं। तो इस गैप को किस तरीके से फिल करना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्या ये जो जनरेशन गैप है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है बुजुर्गों के लिए भी। कि जैसे कि बुजुर्गों को लगता है कि बच्चे हमारी नहीं सुन रहे, और बच्चों को ये लगता है कि बुजुर्ग हमारी नहीं सुन रहे, वो अपनी चला रहे हैं सब। तो ये जो द्वंद्व चलता है उसके अंदर काफ़ी, जैसे कई बार फैमिली के इश्यूज़ जो होते हैं, जैसे कई बार जो हम कहीं प्रॉपर्टी लेके रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं। तो कई बार पारिवारिक समस्या अलग अलग प्रकार की होती है, इकोनॉमिक इश्यूज़ भी होते हैं। तो कहने का मतलब देखो क्या है कि बुजुर्ग हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। तो यदि हम उनको लेके चलेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत विजडम है, उनके पास, उन्होंने अपना जो जीवन में बहुत ज्ञान अर्जित किया है, तो हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि आप उनके पास बैठिए, उनके साथ वक्त गुजारिए। तो आपको कई सारी चीज़ें ऐसी उनसे सीख मिलेगी जो आपको जीवन में बहुत उपयोग होगी। तो हमें क्या है कि बुजुर्गों का आदर सत्कार करना है, क्योंकि हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। तो यदि हम उनसे अच्छे से बिहेव करें, व्यवहार करें, वार्तालाप करें, तो हमें पता चलेगा कि उनकी जो आधी से ज़्यादा जो मानसिक समस्या है तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। यदि है भी कोई समस्या तो वो भी वैसे ही कम हो जाएगी, यदि हम उनके साथ आदर सत्कार और अच्छे और प्यार से व्यवहार करेंगे। बिल्कुल। अगला सवाल सोनम ने पूछा है, वे जानना चाहती है कि गहरी नींद और मानसिक शांति का आपस में कितना संबंध होता है? जी बिल्कुल। जैसे मैं कहूँ कि हम रात को नहीं सोए तो अगला दिन हमारा कैसा जाएगा, तो हमें भी पता लगेगा कि अगला दिन काफ़ी टेंशन में, सर भारीपन, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है और थकान हो रही है। तो यदि रात भर नींद नहीं आती है तो अगला दिन डेफिनेटली खराब जाता है, जो हम इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। तो बहुत ज़रूरी है हमें अपनी नींद पूरी करना और दिनचर्या को बनाना। तो हम बुजुर्गों से भी यही कहते हैं, जो हमारी रूटीन मेडिकल प्रैक्टिस में जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कि हमें अपना रूटीन बनाना है। कई बार बुजुर्ग अपना रूटीन नहीं बनाते हैं और दिन में ज़्यादा रेस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तो अपना सोने का, जगने का, एक्सरसाइज करने का, व्यायाम करने का और जो डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ है उनका एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी शेड्यूल से हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो फिजिकल और शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं उसी शेड्यूल से बना के। बिल्कुल। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कई ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिस पर पहेली, वर्क, पजल्स और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है जो केवल बुजुर्गों के लिए समर्पित होती है। बहुत सारे ऐप्स है, प्लेटफॉर्म्स है, वो खासतौर पर सिर्फ 60+ लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है जो उनका एंगेजमेंट टाइम भी बढ़ाती है। तो इन ऐप्स को उपयोग करना सुरक्षित रहता है? जी देखो क्या होता है कि बुजुर्गों के साथ जो हमने एक जो प्रॉब्लम देखी है कि वो जो हम कहेंगे एंड्रॉयड मोबाइल जो आता है आजकल, जो स्मार्टफोन जिसको बोलते हैं, तो स्मार्टफोन उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि वो उस जनरेशन में रहे हैं जहाँ ये फ़ोन नहीं था एक्चुअल में। हालांकि हम फिर भी मोटिवेट करते हैं उनको, आप कोशिश करिए। यदि 100 में से यदि हम कहें कि 30 बुजुर्ग भी यदि उसको यूज़ कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छी बात है। तो एक ये जो चैलेंज है कि उसको, हाँ मैं ये कहूँगा कि अच्छी बात है कि सोशल मीडिया को हमें एज यूज़ करना चाहिए, ताकि उसके अंदर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ऐप्स हैं, जो माइंड गेम्स हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम कहें, जैसे पत्रिका में हमारे पजल्स आती है न्यूज़पेपर्स के अंदर, तो वो पजल्स हैं वो सोल्व कर सकते हैं। सुडोको है तो वो सोल्व कर सकते हैं।
तो पहेलियाँ कई सारी है तो उनको सोल्व कर सकते हैं। उससे क्या आपका माइंड एक्टिव रहेगा। और हम जानते हैं जैसे मसल की हम एक्सरसाइज करें तो मसल स्ट्रॉन्ग होती है, तो वैसे ही कहीं यदि हम मेमोरी की और ये जो ब्रेन एक्टिविटीज़ जो पजल्स हैं उनको सोल्व करेंगे तो हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहेगा और हमें डिमेंशिया होने की संभावना कम हो जाएगी। बिल्कुल। डिमेंशिया अल्जाइमर में हम देखते हैं कि अक्सर जो बुजुर्ग है वो चीज़ों को भूल जाता है, लोगों को भूल जाता है, लेकिन कई बार उनको पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करने में भी एक असमंजस होती है। वो अपने ही बच्चों को कोई पड़ोसी समझ लेते हैं या फिर वो अपने ही बच्चों को कई बार कोई बाहर का इंसान समझ लेता है। तो ऐसा क्यों होता है और इस चीज़ का इलाज कैसे संभव है? जी बिल्कुल। देखो क्या होता है कि जैसे डिमेंशिया जो हम कहें बीमारी है, ये काफ़ी बड़ी समस्या है बुजुर्गों के लिए। तो शुरुआती लक्षण तो ये होते हैं कि इंसान चीज़ें भूल जाता है कि जो कुछ पहले थोड़ी देर पहले कुछ कहा था फिर याद नहीं रहता, बार बार पूछना, रिपीटेडली पूछना घर वालों से, घर वाले चिड़चिड़ा जाते हैं बार बार क्यों पूछ रहे हैं। धीरे धीरे करके वो फिर जब समस्या ज़्यादा बढ़ती है, ब्रेन और सिकुड़ता है, तो धीरे धीरे करके घर वालों को भी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत करने लगते हैं। धीरे धीरे करके जब और ज़्यादा बढ़ती है तो उनका जो नहाना धोना सेल्फ केयर है वो भी फैमिली मेम्बर पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो जैसे घर वालों को पहचानने में दिक्कत करते हैं, तो जैसे कई हमारे पास आते हैं जो पेशेंट्स, तो घर वाले कहते हैं साहब हमें पहचानते नहीं हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपको जो वो बोल रहे हैं हमें क्या आर्ग्यूमेंट या गुस्सा नहीं करना है, हमें प्यार से उनको बताना है कि मैं बेटा हूँ। यदि मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो हमें लड़ाई नहीं करनी है। यदि हम गुस्से में और चिल्ला के कोई भी उनको कहेंगे, कन्फ्रंट करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है कि उनके ब्रेन डैमेज होने की वजह से उनका एक अलग संसार बन चुका है, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड को देख रहे हैं। क्योंकि जैसे हम कहें कि उनके पास जैसे 30% ब्रेन डैमेज हो गया, 70% ब्रेन से जो वो देख सकते हैं संसार को उस याददाश्त से, उस नज़रिए से देख रहे हैं। तो हमें ये एम्पैथाइज करना पड़ेगा कि एम्पैथिक रूप से कि हाँ ये समस्या उनको उसकी वजह से कर रहे हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। कई बार ये होते हैं कि घर वाले कहते हैं साहब कभी कभी तो बता देते हैं, हमारा नाम कभी नहीं बता पाते हैं। तो हम उनको समझाते हैं जब वायर जब कमज़ोर हो जाता है तो कभी कभार वो करंट पकड़ लेता है और कभी नहीं पकड़ता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बीमारी की वजह से कर रहे हैं, ना कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। तो हमें एम्पैथेटिकली उनसे बिहेव करना है, आर्ग्यूमेंट या गुस्सा वाला कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करने हैं। यदि हम उसमें गुस्सा के उनको सही करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उनमें एक नकारात्मकता पैदा होगी, उसमें और चिड़चिड़ापन पैदा होगा। अगला सवाल एक पाठक ने पूछा है जो ये जानना चाहते हैं कि नियमित तौर पर व्यायाम करने से मानसिक स्वास्थ्य सुधार सकता है? जी बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी जो कहें हमारे ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। जैसे हम कहें कि हम फिजिकल जैसे अध्ययन हुए तो उसमें देखा गया कि फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा है, रनिंग है, वॉक है, ये डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी हम यदि पर डे 1 आवर भी करें तो उसमें स्लीप के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। स्लीप में इम्प्रूवमेंट आएगा, डेफिनेटली हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये जो फिजिकल एक्टिविटी है वो डिमेंशिया क्या कहूँ कि जैसे कि अदर जो शुगर है, बीपी, अदर बीमारियों के अंदर भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं घर वाले जो जैसे स्लीप के लिए बड़ा डिस्टर्ब हैं, साहब रात भर सोते नहीं हैं, पता चलता है दिन में सो रहे हैं। तो हम उसको कहते हैं दिन में फिजिकल एक्टिविटी आप करवाइए। जितनी फिजिकल एक्टिविटी आप दिन में करवाएंगे तो उससे क्या होता है कि वो दिन में फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो रात को नेचुरल नींद आएगी, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और आजकल तो कई सारी रोचक एक्टिविटीज़ भी होने लग गई है। शहरों में बहुत सारे ऐसे कुकिंग क्लब्स बन गए हैं, फोटोग्राफी क्लब्स बन गए हैं, जिसमें बुजुर्ग जो है वो नियमित तौर पर बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं। इससे भी जो मेमोरी है वो भी कहीं ना कहीं उनकी बेटर हो सकती है। जी बिल्कुल। देखो मैंने ये कहा कि देखो क्या होता है, एक्टिविटी कई सारी हैं। अब हम किसी बुजुर्गों के आप गार्डनिंग करो, अब उसको पसंद नहीं है तो आप उससे मत करवाएं। आप उनसे ही पूछिए क्या अच्छा लगता है। या फिर आप जान सकते हो कि जैसे पहले के टाइम में सब उनको पेट रखना अच्छा लगता था, उसको खिलाना अच्छा लगता था, उसको घुमाना अच्छा लगता था, तो आप उस एक्टिविटी को कैच कर सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट की है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उनके इंटरेस्ट की एक्टिविटी कैच करें। तो एक हो सकता है एक एक्टिविटी आपके लिए अनसक्सेसफुल हो तो आप डिफरेंट एक्टिविटी चूज कर सकते हैं। कई बार डिमेंशिया के केस में डिफिकल्ट होता है कि कौन सी एक्टिविटी चूज करें, तो आप डिफरेंट एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। जो बेस्ट एक्टिविटी सूट करे वो एक्टिविटी आप उनसे करवा सकते हैं। अच्छी नींद लेने के लिए कुछ छोटे छोटे हैक्स होते हैं, जैसे उल्टी गिनती करना, पजल्स को याद करना, ABCD पढ़ना। तो हम वैसे कुछ हैक्स जानना चाहेंगे जो बुजुर्ग अवस्था में व्यक्ति को अच्छी नींद दे सकता है। जी इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन में आपको कई सारी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है चाय या कॉफ़ी या ऐसी चीज़ जिसमें कैफीन होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक।
कई बार ज़्यादा एक्सेसिव कंजम्पशन से 4-4, 5-5 चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो उससे स्लीप अपने आप चली जाएगी। तो डेफिनेटली हमको 2 कप टी तक सीमित करना चाहिए, क्योंकि कैफीन है वो आपको एक्टिवेट करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 4 बजे बाद चाय नहीं पीनी है हमको, क्योंकि वो डेफिनेटली आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, वो आपकी नींद में डिस्टर्ब करेगा। कई बार बुजुर्ग सोचते हैं रात को नींद नहीं आ रही, मैं चाय पी लूँ, लेकिन वो आपको डेफिनेटली डिस्टर्ब करेगी। सेकेंड थिंग, आपको नींद नहीं आ रही तो ऐसा कई बुजुर्ग करते हैं कि साहब 8 बजे बिस्तर पे चले गए, साहब हमको 11 बजे नींद आती। आपको उसी टाइम बिस्तर पे जाना है जब नींद आए। आपको 10-11 बजे नींद आ रही है, आप उसी टाइम बिस्तर पे जाना है। और बिस्तर को आपको सिर्फ सोने के लिए यूज़ करना है। कई बार हमने देखा है कि बुजुर्ग क्या करते हैं, लेटे लेटे वो मोबाइल चला रहे हैं, उसी के ऊपर उसी पर पता चलता है कि हमें 12 घंटे बिस्तर पे लेटे रहते हैं, साहब हमको 5 घंटे नींद आती है, 6 घंटे नींद आती है। 12 घंटे क्यों लेटा रहना? आपको बेड आवर्स कम करने हैं, ताकि जो एफिशिएंसी है स्लीप की वो बढ़ जाए। तो धीरे धीरे करके पता चलेगा कि उसमें स्लीप में भी इम्प्रूवमेंट हो गया। तो एक तो हुआ कि ये जैसे मोबाइल यूज़ है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि बेड पे लेटे लेटे नहीं करना है। और उसके अलावा हमको स्लीप हाइजीन के अंदर इम्पोर्टेंट होता है कि दिन में वॉक करना, और उसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, दिन में मेडिटेशन कर सकते हैं आप, जो माइंड को रिलैक्स करता है। और उसके अलावा जैसे नाइट के अंदर यदि हमें जो कमरा है उसमें शांत कमरा होना चाहिए, और लाइट उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट होने चाहिए, डार्क लाइट हो। कई बार जो एक्सेसिव लाइट है वो भी हमारी नींद में डिस्टर्ब कर देते हैं, या नॉइस है तो वो भी हमारी नींद में डिस्टर्ब करता है। टेम्परेचर है हाई या लो, वो भी डिस्टर्ब कर देते हैं। और ये जो एक्टिविटी है डिफरेंट, तो ये हमारे जो स्लीप है उसमें इंप्रूवमेंट करती है, जिसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन। बिल्कुल। अगला सवाल पूजा ने पूछा है, जो ये जानना चाहती है कि क्या दोस्तों से और परिवार से बातचीत करके भी मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है? जी बिल्कुल। जैसे हम कहें कि किसी के अंदर मन में बोझ है खूब सारा, और यदि वो किसी के सामने खूब सारा बोले तो आधी से ज़्यादा समस्या तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी साहब। तो यहाँ बुजुर्ग क्या करते हैं, ज़्यादातर बुजुर्ग अपने मन के अंदर बातें रखने की कोशिश करते हैं, कई सारी समस्याओं को मन में रखने की कोशिश करते हैं, उससे उनकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें डेफिनेटली जो अपने साथी हैं जिनसे हम अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं, उनसे खूब शेयर करने चाहिए। अपने जो कई बार जो पर्सनल बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन उसी से शेयर करें, लेकिन बाकी जो जनरल बातें हैं वो बाकी दोस्तों के साथ या जनरल बातें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना मन खुलेगा। और कई बार क्या होता है, कई चीज़ों में हम गलत धारणा बना के बैठे होते हैं मन के अंदर, क्योंकि डिफरेंट यदि पीपल उसको वैलिडेट करेंगे और बताएंगे आपको, तो आपको लगेगा यार ये तो मैं फालतू में सोच रहा था, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो डेफिनेटली हमको अपनी बातें खुल के शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल एक पाठक ने पूछा है कि क्या प्रकृति के बीच समय बिताने से भी मानसिक शांति का अनुभव हो सकता है? जी बिल्कुल। यदि हम प्रकृति से जुड़ें, जैसे मैं कहूँ कि जैसे बुजुर्ग अवस्था में ज़्यादातर क्या होता है कि घर वाले भी सोचते हैं अब तो घर पे रहो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब बाहर नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली प्रकृति से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। हम बुजुर्गों को मोटिवेट करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप इनको बाहर लेके जाइए, इनको पार्क में घुमाइए, तो आप चिड़िया कौवे इनकी आवाज़ सुन सकें, और जो प्रकृति है उसको देख सकें, आसमान को देख सकें। तो कई बार हमको बुजुर्गों को पता चलता है कि वो डे नाइट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक बंद कमरे में रखे हुए हैं। तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि बाहर नेचर से कनेक्ट होइए, डे नाइट का डिफरेंशिएट करें वो, ताकि जैसे सर्दियाँ आएँ तो धूप के अंदर बैठें तो जो प्रॉपर विटामिन डी उनको प्रकृति से मिल सके, जो नेचुरल मिलता है उनको। और गार्डन के अंदर घूमें, जो फ्लावर्स हैं वो देखें, और जो डिफरेंट पीपल्स हैं उनसे बात करें। तो डेफिनेटली प्रकृति से कनेक्ट होके हम अपनी काफ़ी सारी मानसिक समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। मेमोरी का कम होना, भूलना बहुत आम होता है बुजुर्ग अवस्था में, तो ऐसे कौन से फूड मटेरियल्स होते हैं जो मेमोरी बूस्टिंग में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं? जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट वेरी हेल्दी फॉर द एल्डरली, बहुत हेल्दी है। कई बार हमसे बुजुर्ग पूछते हैं साहब कौन से फ्रूट खाएं, हम ये कहते हैं फ्रूट सब अच्छे हैं, और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि कई बार हम कह दें कि साहब एक ऐसा फ्रूट आप लीजिए जो सीजन में मिलता नहीं है, वो मरीज उसको खरीदने की कोशिश करता है, और डेफिनेटली उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो नुकसान कर जाता है। तो हम उसको कहते हैं जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं और सस्ते भी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करें। पपीता है आपकी हेल्थ के लिए, जीआई सिस्टम है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और उसके साथ साथ फ्रूट्स के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि वो गलत, एक आप खूब सारे ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे ओबेसिटी आ जाती है, वजन बढ़ जाता है, तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, कम मात्रा में आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और जो फ्रूट्स हैं वो,
और उसके अलावा जैसे जो डाइट है वो हम उसको कहते हैं कि अपने जो स्वास्थ्य जो फिजिकल इलनेस है उसके हिसाब से, जैसे मान लो ज़्यादातर बुजुर्गों को हम देखते हैं कि डायबिटीज़ होती है, तो हम उसको कहते हैं कि जिसमें मीठा होता है तो उस हिसाब से उसको कम रखना है, जैसे चावल है और ये आलू है या चीनी है, इन सब का कंजम्पशन बिल्कुल कम करना है। तो जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनमें हम कहते हैं नमकीन चीज़ें उनको कम रखना है। तो फिजिकल और जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से हमको डाइट को चूज़ करना है। फ्रूट्स सबसे हेल्दी चीज़ है। इसके साथ साथ जो वेजिटेबल्स के अंदर जैसे खीरा है, तो हम कहते हैं जो हमारे जो पेशेंट्स आते हैं हर तीसरे बुजुर्ग को समस्या है कब्जे की, कॉन्स्टिपेशन की, तो हम उनको कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खीरा, ककड़ी, ठीक है, और टमाटर ये सब कंज्यूम करिए ताकि जो स्टूल है आपकी सॉफ्ट बने, तो इस समस्या से भी निजात मिल सके। बिल्कुल डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में। थैंक यू।